अगली कड़ी में हम घुटने की जो समस्या है उसको लेकर प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी से बात कर रहे हैं। जोशी जी आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति हैं और पिछले करीब 4 दशक से चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका एक गहन अनुभव है। घुटने की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई है। लोग रिप्लेस करते हैं, लेकिन रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। तो क्या घुटने की जो समस्या है कैसे हल की जा सकती है सामान्य तौर पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घुटने की तकलीफ़ है, सामान्य रूप से जब भी हम कोई काम करते हैं, हम खड़े रहते हैं, या बहुत महत्वपूर्ण ये जो घुटने का जोड़ होता है, जिसको हम नी जॉइंट कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट है, जिसके माध्यम से लोकोमोशन भी पॉसिबल होता है और हम लोग कोई भी काम करने में, खड़े होने में, चलने फिरने में इसमें समर्थ होते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारी जो पॉपुलेशन है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उन सभी में लगभग हर व्यक्ति में घुटने की तकलीफ़ होती है। और जो हम घुटने की तकलीफ़ को हम लोगों ने कॉमन एक नेम दिया है, उसको हमने कहा है कि पेनफुल नी डिजीज़। पेनफुल नी डिजीज़ का मतलब होता है कि जब भी व्यक्ति खड़ा होता है, चलता है, सीढ़ियाँ उतरता चढ़ता है, या घुटने को मोड़ता है, किसी भी अवस्था में मोड़ता है, तो उसमें दर्द की अनुभूति होती है, तो उसको पेनफुल नी डिजीज़ कहते हैं। और इसके कई कारण होते हैं। सामान्य रूप से यदि हम घुटने के दर्द की चर्चा करें या उसके संबंध में विचार करें, तो 3 मुख्य कारण हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक सामान्य रूप से जिसको हम कहते हैं कि यदि आमवात की तकलीफ है, जिसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिए की भी सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग गठिया कहते हैं। तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस के बाद यदि घुटने में तकलीफ होती है, तो ऐसी स्थिति में घुटने में सूजन होती है और घुटने में एक तरह से भारीपन रहता है और हल्का दर्द होता है, लगातार निरंतरता से दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, और रोगी पैर को मोड़ नहीं सकता, घुटने को मोड़ नहीं सकता, और चलने में और सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसको हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस या आमवात जन्य जो हमारा संधिशूल है या संधि शोथ है, उसको हम इसको कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ के अंदर की सूजन, और विशेष रूप से जो नी जॉइंट होता है उसको हम गाउटी आर्थराइटिस की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, हमारी जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, यदि अधिक मात्रा में प्रोटीन ली जाती है, या कुछ विजातीय प्रोटीन का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे मांस है और तरह की चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, और ये यूरिक एसिड जब खून में मिलता है तो जोड़ों पे इकट्ठा होकर ये दर्द की स्थिति पैदा कर देता है, सूजन की स्थिति पैदा कर देता है। तीसरी स्थिति होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और सामान्य बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि जो जोड़ों की चिकनाई का ख़त्म होना, या जो डिजेनरेटिव चेंजेस, जो अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस होती है हमारे जोड़ों की, और जो उसके अंदर एक तरह से जो पैड होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उस कार्टिलेज का भी डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। और ये कहते हैं कि भाई जोड़ के बीच में जो स्पेस होता है, पोटेंशियल स्पेस होता है, उस स्पेस की रिडक्शन होती है, और कई बार ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी हड्डियां या कैल्शियम की डिपोजिशन होने लगती है। ऐसी स्थिति में सूजन तो नहीं आती, लेकिन व्यक्ति के घुटनों में भयंकर दर्द होता है, और रोगी चलने फिरने में, घुटने को मोड़ने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में अक्षम होता है। तो ये सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सभी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से उम्र के हिसाब से होता है। और ये कहते हैं कि उम्र के हिसाब से सारे लोगों में, सभी लोगों में, जोड़ों में, विशेष रूप से जो हमारा नी जॉइंट होता है उसमें ऐसी तकलीफ होने लगती है। लेकिन ये कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग 3 से 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम की जाती हैं, और एक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 5 लाख से ज़्यादा का खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अरबों रुपए सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में खर्च होते हैं। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी आप पूर्व जैसा सामान्य जीवन नहीं जी सकते, उसमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे उसके बाद 100% रिकवरी पॉसिबल हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप इस दर्द को भी ठीक कर सकते हैं, और विशेष रूप से जो डिक्लोफेनिक सोडियम जैसी चीज़ों पर डिपेंडेंस हो। तो डिक्लोफेनिक सोडियम एक ऐसी दवाई है जिससे गुर्दा बहुत तेज़ी से ख़राब होता है, और सामान्य रूप से हर व्यक्ति जिसको घुटने में तकलीफ़ होती है वो डिक्लोफेनिक सोडियम और बहुत सारी जो पेन किलर्स है उसका इस्तेमाल करता है।
तो उसको यदि हम रिप्लेस कर सकते हैं तो बहुत सारे हमारे पास गुग्गुल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चाहे वो त्रिदशांग गुग्गुल हो, केशर गुग्गुल हो, महायोगराज गुग्गुल हो। और जब ये बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से संबंधित होती है तो उसमें हम सिंगनाथ गुग्गुल का इस्तेमाल करते हैं, महाराष्ट्र अधिकवात का इस्तेमाल करते हैं, अजमोदादी चूर्ण और ऐसे बहुत सारी औषधियों का इस्तेमाल करते हैं जिनका उपयोग सामान्य रूप से आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। और जब हम गाउट की बात करते हैं तो हम केशर गुग्गुल की बात करते हैं और ये गिलोय वटी की बात करते हैं, हरित की चूर्ण की बात करते हैं, परवल की पटोल पत्र की बात करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाउट में काम करती हैं। लेकिन जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें पंचकर्म का विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। पंचकर्म के माध्यम से स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग और मालिश जिसको हम लोग कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, सिकाई करते हैं। तो ये पंचकर्म के माध्यम से भी हम इन चीज़ों में राहत दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्म चिकित्सा एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम लगभग 3 से 5 लाख जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है प्रतिवर्ष, इसको रोक सकते हैं। इसमें पैर का गुल्फ मर्म होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गुल्फ मर्म है वो कैसे होता है। उस गुल्फ मर्म को हमारे एक पैर में एक बिंदु होता है जिसको अभी यदि आप ऐसे पैर को रखते हैं, इसको 90 डिग्री पे रख लीजिए और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टिबिया है इसकी ट्यूबरोसिटी होती है, उसके पीछे पोस्टिबियल पार्ट पे यहाँ पर एक मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग गुल्फ मर्म कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा यदि ये राइट लेग है तो मैं लेफ्ट हैंड की सहायता से इसको स्टिमुलेट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे जिसको मैंने अंगूठे की सहायता से इसको होल्ड किया और आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंडेक्स फिंगर है उसका नकल पार्ट को हम इसको आप ये वाइब्रेट कर रहा हूँ मैं, इसमें आप इसको 15, 20, 25 बार 18, 20 बार इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और इसमें दिन भर में ये 3 बार इसको यदि स्टिमुलेट करते हैं तो ये घुटने का दर्द पूर्णतः ठीक हो जाता है। और यदि इसको निरंतरता से करते हैं तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं ये रेडियोलॉजिकली भी ठीक होते हुए दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद इसमें किसी ढंग की किसी भी जो पेन किलर की आवश्यकता नहीं होती। इसको नियमित रूप से करना पड़ता है और इसको यदि हम नियमित रूप से करते हैं तो हम किसी भी तरह की रिप्लेसमेंट सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे देश के वो लोग जो सामान्य रूप से पैसे की वजह से, अपने स्वास्थ्य की वजह से, संसाधनों की वजह से, उपलब्धता की वजह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करा पाते, यदि वो मर्म चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेद की औषधियों का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बहुत बड़ी बीमारी से अपने को बचा सकते हैं।